तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर अपन लोग शुरू करते हैं। ठीक, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। काफी कुछ सीखोगे इसमें। ठीक, तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है गैस लॉस। तो आज की जो हमारी स्टडी होगी दैट विल स्टार्ट विद गैस लॉस। गैस लॉस, ठीक है जी। गैस किन किन लॉज को मान के चलती है, एक उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला लॉ जो गैस लॉ में हम पढ़ते हैं बेटा, उसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स, देखो बेटा, मैंने एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा भी देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैरियथ लॉ। Now, do you know what is Marriott law? Marriott law is also Boyle's law, so it can be called as Boyle's law or Marriott law. ठीक, अब ये क्या कहता है? ये कहता है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, क्या कहता है? फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। क्या बोलता है? For a given amount of gas, for a given amount of gas, volume is inversely proportional to the pressure. Volume is inversely proportional to the pressure. For a given amount of gas, volume is inversely proportional to the pressure if temperature is kept constant. If temperature is kept constant, कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, ठीक, तो क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब सिंपल सी बात है, यहां ये बोलता है कि P is inversely proportional to V when temperature is kept constant for given amount of gas. क्लियर हो गया बेटा? यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर डबल करोगे वॉल्यूम हाफ हो जाएगी, प्रेशर हाफ करोगे वॉल्यूम डबल हो जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है। प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम को बढ़ाने से प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर को डबल करोगे तो वॉल्यूम हाफ हो सकता है। ठीक, अगर आप वॉल्यूम को डबल करोगे तो प्रेशर हाफ हो सकता है। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा ये बेटा। ठीक, तो मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होता है। गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम कम हो गया। तो मैं बोल रहा हूं जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो मेरे को समझ में आ जाएगा आपको बॉयल्स लॉ आता है कि नहीं आता है। एक बात बताओ, हम लोग यहां बोल रहे हैं कि जब आपने प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है बेटा? एम आई करेक्ट ना? प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है ना? अब एक टायर ट्यूब है, बैलून है, उसमें हवा भरते हैं। हवा भरने से प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होना चाहिए ना? पर वो तो फूलने लगते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों भाई? बॉयल्स लॉ खत्म हो गया? क्या बॉयल्स लॉ फेल हो गया? यस यस, बोलो 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 क्विकली। Why? When you can say add air to a balloon or to a tire tube, its volume increases, though its pressure increases. Then Boyle's law is not correct. जल्दी बताओ जल्दी। तानिष्क, yes, tell me. Rachi, you tell me. जल्दी बोलो यार, बॉयल्स लॉ फेल हो गया क्या?
हाँ जी, कुछ नहीं बोलोगे तुम। डोंट नो। आकाश इट विल नॉट फॉलो एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अरे लड्डू, आकाश चेंजिंग। अरे टेम्परेचर थोड़ी चेंज कर रहा है यार, गुब्बारे में हवा भरेगा तो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। किसी बात कर रहा है यार, आप गुब्बारे में फूंक मार रहे हो तो आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्रेशर ऑन द इनर सरफेस। अरे लड्डू तुम लोग, इसका मतलब तुम्हें बॉयल्स लॉ समझ ही नहीं आया। अरे मेरे बच्चों, मैंने पहले लिखा फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी हमें गैस का अमाउंट थोड़ी बढ़ाना है। एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस पे अगर आप प्रेशर लगाते हो तो उसका वॉल्यूम कम होता है। ऐसी जगह पे जब आप टायर ट्यूब के अंदर हवा भर रहे हो, क्या अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रख रहे हो? आप तो अमाउंट ऑफ गैस चेंज कर रहे हो। तो जब अमाउंट ऑफ गैस चेंज करोगे तो बॉयल्स लॉ अप्लाई थोड़ी होगा। तब एवोगाड्रोस लॉ लगता है कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि बॉयल्स लॉ फेल हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉयल्स लॉ कोई फेल नहीं होता है। सिर्फ क्या है कि वहां पे अमाउंट ऑफ गैस इज नॉट कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। इट इज वेरी सिंपल। वहां पे अमाउंट ऑफ गैस चेंज हो रहा है, इसलिए वहां पे बॉयल्स लॉ नहीं लगता है। तो सबसे पहली बात हमारे पास थी फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। ठीक, ये सबसे पहली बात थी। Volume is inversely proportional to pressure, ठीक, when temperature is kept constant. This is Boyle's law. ठीक, चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि P is equal to K into 1 by V। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते क्या लगाते हो? कांस्टेंट ना, तो अपन ने कांस्टेंट लगा दिया यहां पर। ठीक है जी। अब ये यहां आ गया तो अपने पास बन गया PV is equal to a constant। इसका मतलब PV is equal to constant, यानी प्रोडक्ट ऑफ PV हमेशा कांस्टेंट होता है। और इसीलिए बेटा हम यहां लिखते हैं P1 V1 is equal to P2 V2। ठीक, और इट कैन बी इक्वल टू P3 V3, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट इफ टेंपरेचर इज केप्ट कांस्टेंट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। अगर आपका अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है, ठीक, फॉर given amount of gas at constant pressure। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आगे हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। V1 V1 is equal to P2 V2 है ना भाई। तो ये बॉयल्स लॉ का पहले थ्योरेटिकली स्टडी हो गई। अब चलते बेटा ग्राफिकल स्टडी ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल स्टडी ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक। When you talk about graphical study of Boyle's law, अब हमें यहां पे ये तो समझ में आ गया है कि अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाता हूं, ठीक, से P और V का ग्राफ बनाता हूं, P और V का ग्राफ बनाता हूं, इक्वेशन मेरे पास है P इज इक्वल टू K इंटू 1 बाय V। ठीक है जी, तो क्या V के साथ ये ग्राफ बनेगा? ठीक, अगर हम V के साथ ये ग्राफ बनाना चाहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। देखो बेटा, क्योंकि जैसे जैसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, या बोलिए प्रेशर डिक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम देते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ध्यान रखना कि बॉयल्स लॉ का ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्योंकि बेटे जी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं मान के चलता। क्लियर हो गया? सो ये पहली बात आ गई, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। पर बेटा अगर यही ग्राफ, ये मेजर ग्राफ है बॉयल्स लॉ का पीवी ग्राफ, और मान लो यही ग्राफ हमारे पास P और 1 बाय V में दिया होता, P और 1 बाय V में दिया होता, तो बेटे देखो हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन थी P इज इक्वल टू K इंटू 1 बाय V। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की मैथमेटिक्स में इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहती है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c।
y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने यहां पर y एक्सिस पे क्या ले लिया बेटा, y एक्सिस पे हमने प्रेशर ले लिया, x एक्सिस पे हमने क्या ले लिया बेटा, x एक्सिस पे 1/v ले लिया है। m क्या होता है, m होती स्लोप, m क्या होती है स्लोप, ठीक, m होती स्लोप, और स्लोप किसके बराबर आ गई, k के बराबर, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी ऊपर को जाएगी, तो स्लोप ऊपर को जाएगी, बट c के लिए यहां कुछ भी नहीं है, यानी इंटरसेप्ट, c होता है इंटरसेप्ट, c क्या होता है इंटरसेप्ट, ठीक, इधर c के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग फॉर c, क्योंकि c के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इस ग्राफ की इंटरसेप्ट नहीं होती, इसका मतलब इस ग्राफ की इंटरसेप्ट नहीं होती, इंटरसेप्ट ना होने का मतलब ग्राफ शुड मूव फ्रॉम ओरिजिन, इट शुड पास थ्रू ओरिजिन, ठीक। तो बेटा ऐसे केस में एक तो पॉजिटिव स्लोप है और ओरिजिन से स्टार्ट होनी है, तो ये ग्राफ ऐसा रहेगा बेटा, ठीक है जी। और इसकी जो स्लोप होगी, ये जो स्लोप है वो किसके बराबर है, स्लोप m किसके बराबर है, k के बराबर, तो स्लोप k देगा। और बेटे आपको पता होगा स्लोप टेंजेंट थीटा के बराबर होती है, तो अगर मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक, उसका थीटा मैं निकाल लूंगा, तो उस थीटा को जब मैं पुट करूंगा तो टेंजेंट थीटा पुट करके मैं बड़ी आराम से k निकाल सकता हूं, यानी कि मैं स्लोप निकाल सकता हूं। तो उम्मीद है बात ये भी समझ में आ जाती है आपको, ठीक है जी। और ये जो k होता है ना, ये बेसिकली अगर बाद में देखेंगे, बाद में जाके पता चलेगा कि दिस k इज इक्वल टू n इंटू t, नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर, ठीक, वो आगे जाके पता चल जाएगा तुम्हें। बट देखो ये ग्राफ था P वर्सेस V, विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं मानता था, वहीं पर P वर्सेस 1/v ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मानता था, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इसकी स्लोप पॉजिटिव है और इसका जो आपके पास इंटरसेप्ट है वो 0 है, इसलिए ग्राफ शुड पास थ्रू ओरिजिन। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ में आया कि नहीं? ओके, दिया आंसर जरूर देना बेटा, नहीं आया तो बता देना है, ठीक, नहीं आया तो माइक खोल के बोल देना कि नहीं आया सर। अब इसी के ऊपर बेस जो है क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन ये है कि ये पीवी ग्राफ है, ठीक, पीवी ग्राफ है और हमें ये ऐसे दिया गया है, एक एट टेम्परेचर T1 एंड नंबर ऑफ मोल्स N1, ये दूसरा एट टेम्परेचर T2 एंड नंबर ऑफ मोल्स N2, ये तीसरा एट टेम्परेचर T3 एंड नंबर ऑफ मोल्स N3। अब आपको बोला है कि आप ऐसा करो, T1 T2 T3 का ऑर्डर लगा दो, अरेंज द ऑर्डर of T1 T2 T3 and N1 N2 N3, आपने इसका ऑर्डर लगाना है, ठीक है जी। अब देखो बेटा ऐसे केस में जब हमें ऐसा कोई क्वेश्चन करना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी एक चीज को कांस्टेंट कर लेते हैं, से मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया, स्ट्रेट लाइन बता रही है कि ये प्रेशर कांस्टेंट है, जहां ये फर्स्ट कर्व को काटा उसके मुकाबले मैंने इसको नीचे की तरफ लाया, तो ये T1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली V1 था वॉल्यूम। अब यहां इधर काटा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम देख रहे हैं ये V2 हो गया क्योंकि T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अपन देख लेंगे तो ये क्या हो गया, ये V3 हो गया। तो इससे हमें ये समझ में आया कि बिकॉज V3 V2 V1 में बड़ा कौन है, V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, और वॉल्यूम तब ज्यादा होती है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है,
Therefore, T3 is greater than T2 is greater than T1. पहली बात तो ये समझ में आती है। दूसरी बात हमें ये भी पता चलता है कि नंबर ऑफ मोल्स तब ज्यादा होते हैं जब वॉल्यूम ज्यादा होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स N3, क्योंकि V3 ज्यादा है, N3 is greater than N2 is greater than N1। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करते हैं बेटा, हमने एक चीज को कांस्टेंट रख लिया, प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया और T1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम निकाल ली, T2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम निकाल ली, T3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम निकाल ली। और इससे हमें ये भी समझ में आ गया बेटे कि कौन से जगह पर क्या क्या होने वाला है। उम्मीद है बात समझ में आती है। ठीक, अब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो बेटा टेम्परेचर ज्यादा होगा, तभी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तभी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो यहां से मेरे बच्चे हम पहला ग्राफ का क्वेश्चन देख सकते हैं। ऐसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है सेम तरीके से। हमें बोल दिया ये P है, ये 1/V है और बेटा जी ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है। अब बोला T1, T2, T3 को आप ऑर्डर में लगा ले, तो किसी एक चीज को कांस्टेंट करना है ना। से मैंने 1/V को कांस्टेंट कर दिया। अब 1/V को कांस्टेंट करेंगे तो मैंने यूं करके एक यहां से लाइन लगा देनी है। अब ये 1/V कांस्टेंट हो गया। अगर प्रेशर कांस्टेंट करना था तो प्रेशर वाली लाइन पे लगाना था कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करना था 1/V कांस्टेंट करना तो वॉल्यूम वाली लाइन पे लगाया। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां पर T3 है तो ये P3 है, ये T2 को काट रहा है तो ये P2 है, ये T1 को काट रहा है ये P1 है। और यहां से समझ में आ रहा है कि बिकॉज P1 is greater than P2 which is greater than P3, P1 बड़ा है बेटा, P2 छोटा है बच्चे, P3 और भी छोटा है पुत्र। ठीक है, so P1 is greater than P2 is greater than P3। ठीक, अब प्रेशर ज्यादा कब होता है बेटा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करेंगे और ज्यादा फोर्स कॉज करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास उस समय प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर तब ज्यादा होता है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो क्योंकि P1 बड़ा है इसका मतलब therefore T1 is बड़ा than T2 which is बड़ा than T3। हम इसको नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी ले सकते थे। बोलो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, यस और नो क्विकली। ठीक, अगला ग्राफ देखें। अभी पहला ग्राफ हमने पढ़ा कौन से वाला बेटा, फर्स्ट ग्राफ था P वर्सेस V ग्राफ, तो यहां लिख देते हैं P वर्सेस V। ठीक, दूसरा ग्राफ जो हमने पढ़ा वो P वर्सेस 1/V था, P वर्सेस 1/V। ठीक, अगला ग्राफ, ग्राफ नंबर 3, PV वर्सेस P और V। यानी अब जो ग्राफ हम ले रहे हैं बेटा उसमें हमने ये ग्राफ लिया, ठीक है जी, और यहां ले लिया PV। अब यहां हम P ले लें चाहे हम यहां B ले लें, दोनों में से एक चीज ले लें, चाहे P ले लें B ले लें, ग्राफ ये सेम रहना है। हमें यहां से समझ में आता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप चाहे प्रेशर बढ़ा लो चाहे वॉल्यूम बढ़ा लो, पर पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है, बशर्ते टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो मेरे बच्चों ऐसे केस में हमारे पास ये ग्राफ ऐसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, क्योंकि पीवी इज अ कांस्टेंट। मान लो टेम्परेचर T1 पे है और उसमें मान लो नंबर ऑफ मोल्स भी N1 है, और ये मान लो हमारे पास टेम्परेचर T2 है और नंबर ऑफ मोल N2 है। अब हमसे ये पूछ लिया गया है कि दो चीजें बताओ, एक तो बताओ यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, और दूसरी T1 और T2 में से बड़ा कौन है, विच इज लार्जर,
in T1 or T2 which is larger one. देखो बेटा ये आगे जाके तुम पढ़ने वाले हो PV is equal to nRT. If number of moles are kept constant, R is constant, तो PV is directly proportional to T. तो PV बड़ा तो बेटे T बड़ा, PV बड़ा तो T बड़ा, यहां पे PV बड़ा है तो यहां T बड़ा है, जहां PV छोटा है तो इसका मतलब T2 here is greater than T1. इससे क्लियर हो गया कि T2 is greater than T1. और ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट आती है K के बराबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है ना भाई, तो दिस विल बी इक्वल टू K. फटाफट बोले ये ग्राफ भी समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी वेरी क्विकली. काइंडली रिपीट, किसने बोला मेरे को? देखो बेटे PV वर्सेस T, P या V का कर्व है तो बेटा PV इज अ कांस्टेंट. अगर PV कांस्टेंट है तो लो जी PV इज अ कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर. कांस्टेंट तो तभी होता है अगर ये ग्राफ ऐसे होता है, तो इसलिए PV इज अ कांस्टेंट होती है. यहाँ पे PV कांस्टेंट है, PV कांस्टेंट है. अब हमसे पूछा T2 बड़ा या T1 बड़ा, हमसे पूछा T2 बड़ा कि T1 बड़ा, तो ऑब्वियसली PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा बिकॉज PV इज इक्वल टू nRT होता है. ये आगे जाके आइडियल गैस इक्वेशन आप पढ़ते हो. nR कांस्टेंट रखोगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो जिसका PV बड़ा उसका T बड़ा. तो बेटा यहाँ पे ये देखिए PV का अमाउंट यहाँ ज्यादा है तो T यहाँ ज्यादा है, PV का अमाउंट यहाँ कम है तो T कम है, इसलिए T2 इज ग्रेटर देन T1 हो जाएगा. बोलो बेटा क्लियर? जिसने मेरे से दोबारा पूछा था उसको समझ में आ गया कि नहीं? चलो अब देखो बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक प्लॉट. क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक प्लॉट. ये बिठा देता हूं, ये क्वेश्चन जो है आई थिंक सो आपने लिख लिए हैं अभी, ठीक? तो लॉगरिथमिक प्लॉट देखते हैं. नाउ वी विल बी स्टडीइंग लॉगरिथमिक प्लॉट ऑफ बल्क लॉ. लॉगरिथमिक ग्राफ, ठीक? लॉगरिथमिक ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है और क्या क्या होता है, देखिए ध्यान से. हमें ये पता है कि P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, यानी K/V होता है. ठीक है जी, इसमें कोई शक नहीं है. टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ P इज इक्वल टू लॉग ऑफ K. बेटे डिवाइड का मतलब माइनस होता है लॉग में, माइनस लॉग ऑफ V लिख सकते हो इस. ठीक है जी. तो जब हम ये ग्राफ बनाएंगे, जब हम ये ग्राफ बनाएंगे तो हमने बनाया मान लो लॉग ऑफ P में और लॉग ऑफ V में. ठीक है जी. अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम सभी जानते हैं कि y इज इक्वल टू c प्लस mx. ठीक है, y इज इक्वल टू c प्लस mx. तो बहुत ही सिंपल बात यह हुई कि हमने क्या किया, y एक्सिस पे तो ले लिया है लॉग ऑफ p, लिया है ना भाई. x एक्सिस पे ले लिया है लॉग ऑफ v, लिया है ना भाई. तो इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गई? लॉग ऑफ k के बराबर. और स्लोप -1 के बराबर है. इसके आगे माइनस और क्या होगा 1, तो स्लोप -1 के बराबर है. माइनस के मतलब डिक्रीजिंग स्लोप. तो पहली बात तो स्लोप इसकी डिक्रीजिंग आएगी. ठीक है जी. और दूसरी बात, इसको अगर मैं ऐसे करके एक्स्ट्रापोलेट करता हूं तो एक्स्ट्रापोलेट करके दिस शुड ज्वाइन टू द y एक्सिस
और वो इंटरसेप्ट होनी चाहिए, और इंटरसेप्ट किसके बराबर है, लॉग ऑफ के। तो ये जो वैल्यू है ये लॉग ऑफ के बता देगी हमारे को। अब यहां पे जो स्लोप है, स्लोप नेगेटिव है, नीचे को है, और ये 1 के बराबर यानी -1 के बराबर बोलो, तो माइनस स्लोप इज इक्वल टू 1 या स्लोप इज इक्वल टू -1, एक ही बात हुई ना। नेगेटिव स्लोप लिख दिया तो 1 बोल दिया। अब स्लोप मैं आपको बता चुका हूं किसके बराबर होती है, स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ये थीटा कितना होना चाहिए, देखो आप एक बताओ कि 1 कितने टेंजेंट की वैल्यू होती है, टेंजेंट थीटा 1 के बराबर कब होगा, टेंजेंट थीटा 1 के बराबर कब होगा, यस tan 45 इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली ये जो थीटा है यहां पर वो 45 डिग्री का आएगा। तो कहने का मतलब ये होता है बच्चे कि हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, log of p log of v जब हम देख रहे हैं ये ग्राफ, लॉगरिथमिक ग्राफ, उसमें बेटा आपकी नेगेटिव स्लोप होगी, इंटरसेप्ट log of k के बराबर होगा, स्लोप 1 के बराबर होगा, और इसमें नेगेटिव स्लोप इज सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बिकॉज स्लोप इज -1। बोलो बेटा लॉगरिथमिक ग्राफ समझ में आता है कि नहीं आता है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो आपको सारी तरह के ग्राफ समझ में आ गए। ठीक, मैंने आपको बेसिकली जो ग्राफ करवाए हैं, 4 मेजर ग्राफ्स होते हैं हर बार। एक P वर्सेस V, दूसरा P वर्सेस 1/V, तीसरा PV इज वर्सेस P और V, और चौथा ग्राफ हमने पढ़ा है यहां पर log of P log of V, यानी यहां पे log of P वर्सेस log of V। फोर्थ ग्राफ है विद लॉगरिथमिक प्लॉट log of P वर्सेस log of V। ठीक है जी, तो ये 4 ग्राफ हमने पढ़े और इस पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिए ग्राफ के, कि ग्राफ कैसा होगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा। ये तो होगी ग्राफिकल स्टडी ऑफ बॉयल्स लॉ। नाउ बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ बॉयल्स लॉ, मिटा दो भाई ये। So before going to the numericals of Boyle's law के numericals करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, कि why should you study Boyle's law, या Boyle's law की एप्लीकेशन क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये भी समझाता हूं कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ की जहां तक बात करें, हमें हमेशा ध्यान में रखना है, बॉयल्स लॉ कहता है P is inversely proportional to V when temperature is kept constant for a given amount of gas। देखो बेटा सबसे पहली इसमें आ जाएगी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, that we suffer mountain sickness when we move up hills। ठीक, we suffer mountain sickness ठीक, when we move up hills, देखो बेटा जैसे जैसे हम हिल्स पे चढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, हमारा सांस फूलने लगता है पहले,
फिर हमें नौसिया होने लगता है, वॉमिट्स होने लगती है, हेडेक होने लगता है, और किसी किसी की तो नाक की कैपिलरीज फट जाती है, उससे खून भी आना शुरू हो जाता है। सो दिस ऑल इज कॉल्ड एज माउंटेन सिकनेस। जैसे हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं ना बेटा, हम देखो चंडीगढ़ के रहने वाले लोग हैं, है ना जी, ठीक, तो हम जब पहाड़ों में जाते हैं तो वो हम देखते हैं पहाड़ी लोग फटाफट से, हम कभी शिमला जाएंगे वो फटाफट भागे होते हैं इधर उधर, है ना, और हम थोड़ा सा चलते हैं हमें सांस आना शुरू हो जाता है, हम थक जाते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ठीक। और मान लो हम वहां चले गए काजा, तो हमें और प्रॉब्लम आएगी, और डिसेंड करने लगे ऊपर तो भैया हमारे को सांस लेना दिक्कत हो जाएगी, हमें वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी, नौसिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक, सर दर्द शुरू हो जाएगा, नाक की कैपिलरीज फट सकती है, उससे आपका ब्लड आना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज माउंटेन सिकनेस। नाउ ये माउंटेन सिकनेस क्यों होती है, व्हाई? ठीक, देखो बेटा, होता क्या है, जैसे आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर डिक्रीजेस, क्योंकि हमारे ऊपर की एयर कम 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 होती जाएगी जैसे ऊपर जाएंगे, तो प्रेशर डिक्रीजेस। इफ प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो एयर की वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, हमारे आसपास एयर कम होगी, और हमारे आसपास अगर एयर कम होगी तो बेटा हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, और उस दिक्कत की वजह से हमें माउंटेन सिकनेस फील होगी। क्या हुआ कि जब हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो बेटा डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो हमें सांस लेने के लिए एयर कम मिलेगी, सांस लेने के लिए एयर कम मिलेगी, हमें डेफिनेटली तकलीफ होगी, जिसको माउंटेन सिकनेस बोलेंगे। इसीलिए बेटा दूसरी बात ये कह सकते हैं, माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम, mountaineers carry oxygen cylinders with them, oxygen cylinders with them। जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं अपहिल्स भाई, ठीक, क्यों बेटा, एयर कम होनी है, सांस लेने में दिक्कत होनी है, तो बचना तो है ना, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने साथ माउंटेनियर जो होते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाएंगे, क्योंकि जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर हो जाएगा कम, प्रेशर होगा कम, वॉल्यूम होगी ज्यादा, वॉल्यूम होगी ज्यादा, डेंसिटी हो जाएगी कम, डेंसिटी होगी कम, तो ऑब्वियसली सांस लेने के लिए कम एयर, कम ऑक्सीजन, इसलिए सोचने की क्षमता बिल्कुल क्षीण हो जाती, जीरो हो जाती है। समझ में आई बात, क्लियर? तो माउंटेन सिकनेस क्यों होती है, कैसे होती है, सभी को समझ में आ गया कि नहीं? यस लिखो अगर आ गया तो क्विकली, जल्दी जल्दी लिखो। ओके, अब तुमसे एक बात पूछता हूं, बड़ा तुम्हें समझ में आ गया है ना, लड्डू है तुम लोग मालूम। एक बात बताओ यार, आपने बड़े मजे से मेरी बात सुन ली, ऐसी आपने पहले भी सुनी होगी प्लस वन प्लस टू में, तभी ऐसे हालत हो जाते हैं। हम लोग जब तक इंक्विजिटिव नहीं है, जब तक चीजों को सीखते नहीं है, हमें फायदा होता नहीं है यार, ठीक। अब एक बात बताओ बेटा, क्या आपने टीचर से पूछा था या आपके दिमाग में आया अभी कि सर आप बोल रहे हो जैसे ऊपर जा रहे हैं प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बॉयल्स लॉ लगा रहे हो, पर बॉयल्स लॉ तो तब लगता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो सर क्या चंडीगढ़ का और माउंट एवरेस्ट का टेम्परेचर बराबर था? और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था तो बॉयल्स लॉ कैसे लगाए आप? अब बोलो, दो इसका आंसर, या जिन्होंने भी तुम्हें पढ़ाया जरा फोन करके पूछो उनसे आंसर, लड्डू नहीं पता होगा उनको, क्योंकि ये सोचना किसने है। और मैंने बोला ना, मेरा कर्तव्य है तुम्हें सोचना सिखाना। यार केमिस्ट्री कोई भी पढ़ा लेगा XYZ, केमिस्ट्री पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होती है भाई, सोचना सिखाना पड़ेगा, आपकी सोच को बढ़ाना हो।
ताकि हर क्वेश्चन, हर चीज के पीछे आप क्यों लगाएं और तब जाकर के आप सक्सेसफुल हो सकते, नहीं तो नहीं। तो चलो टेल मी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये कैसे लगाएंगे? और मजे की बात, ये डेफिनेटली है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, हर बुक में ऐसे लिखा होगा। सो जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये कैसे लगा दिया बॉयल्स लॉ? अब मैं तुम्हें समझा, हाँ जी बोलो। सर अमाउंट ऑफ गैस भी तो कम होगी तो उनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। अमाउंट ऑफ गैस अगर कम हो जाती है ना पुत्र जी, सुन मेरी बात, ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ गैस कम हो जाती तब तो वैसे ही बॉयल्स लॉ नहीं लगता, और तब तो डेंसिटी कम करने का मतलब ही नहीं बोल सकते थे ना, क्योंकि अगर आपका वॉल्यूम वहां पे बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ गैस आप बोल रहे हो वो चेंज हो रहा है, तब थोड़ी बॉयल्स लॉ लग जाएगा यार। यस यस, ओके सर। बेसिक रीजन क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। बात यह है कि हम ये मान के चलते कि अगर चंडीगढ़ में टेम्परेचर 25 डिग्री हो, माउंट एवरेस्ट पे 25 डिग्री हो, तो उस समय माउंट एवरेस्ट पे कितनी एयर होगी? ठीक, टेम्परेचर को कांस्टेंट समझ के हमने उसको कंपेयर कर लिया, तो हमें ये समझ में आ गया कि भैया अगर चंडीगढ़ में -10 डिग्री पे जितनी एयर हमें मिलनी थी वो ऊपर, यानी कि वो पास चंडीगढ़ में जो -10 डिग्री पे हमें एयर मिलनी थी, माउंट एवरेस्ट में -10 डिग्री पे उतनी एयर नहीं मिलनी है, क्योंकि डेफिनेटली अभी टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हमने सोचा कि हाँ भाई ऊपर तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि एयर ऊपर कम होगी, हमारे ऊपर एयर कम होगी, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है भाई, तो इतनी एयर हमें नहीं मिलेगी अगर टेम्परेचर हम सेम भी रखेंगे। तो यही वजह है कि अगर मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर पे हम चंडीगढ़ में जी रहे थे, आजकल चंडीगढ़ में 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है, मान लो 5 डिग्री टेम्परेचर जो यहां था और 5 डिग्री टेम्परेचर जो शिमला था, जो एयर मेरे को यहां मिलनी थी शिमला में नहीं मिलनी थी भाई, इसलिए शिमला में मेरे को ब्रीदिंग में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आनी थी देन दैट ऑफ एयर। तो वो टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के कंपैरिजन किया गया है। समझ में आई बात? क्लियर? उसके हिसाब से हम सोच के चलते हैं कि माउंटेनियर्स को जितनी एयर मिलनी चाहिए उतनी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो पहले से ऑक्सीजन का सिलेंडर टांग दो। हाँ ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी मिल जाएगी, पर जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर टांग दो। ये वजह है। क्लियर? नाउ फर्दर इसी के ऊपर हम ये बोल सकते हैं प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कि एयर एट द सी लेवल इज डेंस। ये क्वेश्चन आया कैसे है कि एयर एट द सी लेवल इज डेंस, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, there is practical application of Boyle's law. Air at the sea level is dense. ठीक, ये क्वेश्चन आता है कि एयर एट द सी लेवल इज डेंस, व्हाई? +1 में ऐसा क्वेश्चन देखा है, कंपटीशन में इसको बोला कि इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। सो इट इज प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। क्यों? सी लेवल पे हम नीचे जाएंगे, सी लेवल पे हम नीचे जाएंगे, नीचे। ठीक, जैसे हम नीचे जाएंगे हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, हमारे ऊपर जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक, ऑब्वियसली एयर का प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी, डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए एयर सी लेवल पे जहां सबसे नीचे है, ठीक, वहां पे मैक्सिमम डेंसिटी होगी, क्योंकि वहां मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो एयर एट द सी लेवल इज वेरी डेंस, मैक्सिमम डेंस। इसी के ऊपर हम ये भी बोल सकते हैं, रशियन देखे ना, रशियन लोग वो बड़े बड़े होते हैं 6-6 फीट के। जस्ट 1 सेकंड बेटा, होल्ड ऑन। तो जो रशियन बेटा, दे आर 6 फीटर्स, बड़े बड़े हैं, 6-6 फीट के हैं, बड़े बड़े। ठीक, और उनके जो गाल है ना बेटा, वो भी लाल लाल टमाटर की तरह होते हैं। ऐसा क्यों? Why? This is also a practical significance of Boyle's law. उत्तर कैसे? Russia is in the north.
isn't it? तो ऊपर है, ऊपर जाओगे प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, वहां एयर की डेंसिटी कम होती है। तो एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि उनमें एक अडेप्टेशन आ गई। वो अडेप्टेशन क्या आई कि उनके अंदर आरबीसीज का नंबर ज्यादा हो गया, रेड ब्लड सेल्स का नंबर ज्यादा हो गया। अब जब रेड ब्लड सेल्स का नंबर ज्यादा हो गया तो ज्यादा लाल लाल गोरे गोरे हो गए ना भाई, है ना, ताकि वो ज्यादा ऑक्सीजन ले सके। दूसरी बात, उनकी हाइट लंबी हो गई ताकि वो ज्यादा एरिया की वॉल्यूम को ले सके और जिंदा रह सके। जैसे हमारे कश्मीरी लोग भी देखते हो, दे आर क्वाइट टॉल, ठीक है, टॉल होते हैं और गोरे चिट्टे होते हैं। रीजन, इन नॉर्थ दे हैव अडेप्टेड टू दैट एटमॉस्फेयर, जहां पे एयर की स्कार्सिटी है, दे हैव अडेप्टेड टू दैट एटमॉस्फेयर। वो लंबे कद वाले हो गए हैं, ठीक, उनका मतलब कद ज्यादा होने से वो ज्यादा एयर को अपने आसपास से घेर सकते, आसानी से ले सकते। और दूसरी बात, उसमें आरबीसीज का नंबर बढ़ जाने से ज्यादा ऑक्सीजन कैपेसिटी है उनकी एब्जॉर्ब करने की, ऑक्सीजन को अंदर रखने की ज्यादा कैपेसिटी है। So that is also practical application of Boyle's law. तो उम्मीद है Boyle's law का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझ में आता होगा। सर इसमें कंपटीशन में क्या क्वेश्चन आएगा, क्यों पढ़ाया? देखो मैंने बताया ये क्वेश्चन आएगा, माउंटेनियर कैरी एयर सिलेंडर्स बिकॉज इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, नीचे आगे 4, ठीक, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, यहां वी फील मोशंस due to the application of, yeah, air at the sea level is dense is practical application of, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है। अरे मेरे बच्चों पढ़ो जरा, तुम्हें बताता हूं होता क्या है। अब है न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ बॉयल्स लॉ। न्यूमेरिकल्स ऑन बॉयल। देखो बेटा, लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवा के छोड़ दिया, मेरे को बॉयल्स लॉ कराने में 2 दिन में, ठीक। चलिए सबसे पहले टाइप 1 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, सिंपल टाइप 1 प्रॉब्लम्स, P1 V1 is equal to P2 V2 टाइप प्रॉब्लम्स। सिंपल टाइप, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम वॉल्यूम दिया है, प्रेशर, सबसे सिंपल टाइप जो होता है ये। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, 500 मिलीलीटर ऑफ अ गैस, क्वेश्चन है 500 milliliter of a gas, 500 milliliter of a gas at a pressure of 180 mm, at a pressure of 180 mm at 297 Kelvin, at 297 Kelvin, ठीक, get 500 milliliter of a gas at a pressure of 180 mm at 297 Kelvin is equal. Calculate number 1. Calculate number 1. Volume of gas at 750 mm of pressure. Volume of gas at 750 mm of pressure, ठीक, at same temperature, ठीक। या फिर दूसरा क्वेश्चन हमें दे दिया गया कि its pressure, if its volume become 200 milliliter, its pressure
its pressure if its volume becomes 200 milliliter at constant pressure, at constant temperature. सबसे सिंपल वन क्वेश्चन किया है, इसमें कुछ करने को है नहीं, तुम्हारे लेवल का नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं हर चीज को जीरो से शुरू करता हूं, इसलिए बता रहा हूं। यहां पे V1 हमारे पास कितना है, 500 मिलीलीटर है, और जो T1 प्रेशर कितना है, 180 mm है। अब यहां देखो, अपने को V2 निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और P2 दिया है 750। So very simple, P1 V1 is equal to P2 V2, ठीक है जी। तो V2 is equal to P1 V1 upon P2, ठीक है जी। तो P1 कितना है, 180 into 500 divided by 750. Solve this out and you very well get the answer 120 milliliters. तो यहां से solve करेंगे तो you can easily get the answer. यहाँ पे आ गया 2 से, यहाँ आ गया 3 से, यहाँ आया 6, और यहाँ पर हमारे पास V1 अगेन 500 है, ठीक। P1 हमेशा यहाँ पे फिर से 180 है। यहाँ आपका V2 दे दिया गया 200 मिलीलीटर, P2 निकालने को पूछा है। अगेन अप्लाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक। तो P2 जो होगा वो होगा P1 V1 अपॉन V2। P1 is 180, P1 is 500, P2 is 200. Solve that out and you can easily calculate your answer, ठीक, 450 mm, ठीक। ये तो लेवल 1 क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ ये भी पूछना चाहिए कि तुम्हें आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि इसमें कुछ पूछने लायक है नहीं जो आ गया नहीं आ गया, ठीक है, आ ही गया होगा। अब चलो बेटे आगे चलते हैं। टाइप 2, ये सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली कर लिया, कोई ज्यादा परेशानी वाला काम नहीं था। अब आ जाओ टाइप 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेकंड टाइप। टाइप 2, ठीक। But when you talk about type 2 questions, second type of questions, ठीक, just 1 second